Hello students, we are going to start the second lecture of Unit 2 Chapter 1. Okay. अगर तुम मुझसे पूछोगे ना तो मुझे जो भी मैंने पोर्शन तुम्हारा ऑब्जर्व किया तो मैंने शायद बोला भी है पहले ये बात कि ये दो चैप्टर जो है ना तुम्हारे, जैसे चैप्टर 1 उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 ये थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड हैं और उसके अंदर में फार्मूलाज भी हैं बहुत सारे, वैसे मुश्किल वाले तो नहीं है इतने ज़्यादा, एंड थोड़े डिराइवेशंस भी हैं एंड सम्स भी हैं अच्छे खासे एंड ऑल दैट. सो इट इज़ लाइक फुल पैकेज चैप्टर्स हैं और बड़े भी हैं काफ़ी. ईच वन ऑफ देम आई थिंक इज़ अराउंड 50-60 पेजेस इन वॉल्यूम, यू नो. बाकी चैप्टर्स काफ़ी थियोरेटिकल रहेगा एंड मुझे लगता है बहुत जल्दी ख़त्म होगा. मैं सिर्फ ये तुमको इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें इस बात का काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन अंदर में रहे कि पोर्शन कितना लंबा जाने वाला है. ओके, सो आई थिंक वी शुडंट टेक मोर देन 2 आवर्स. 2 घंटा, 2.25 घंटा से ज़्यादा ये मेरा मन नहीं है और लेक्चर्स लेने का इस चैप्टर के अंदर में, बिकॉज मैनेजेबल होता है टाइम में मैं कवर करा लूँगी तुमको. तो जो शुरू कर रही हूँ टॉपिक वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि इंपॉर्टेंट भी है. ओके, नाउ क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? या तो मैं तुमको थ्योरेटिकली बोलूँ या फिर मैं तुमको 2 डायग्राम बना के दिखाऊंगी, लेकिन पहले मुझे बोलने दो. सो बेसिकली गाइज 2 कंडीशंस तुम्हारे सामने मैं रख रही हूँ. सुनना ध्यान से, नहीं समझेगा तो डाउट्स पूछना. एक कंडीशन ये है, तुमने डायग्राम देखा है ना, वो डायग्राम जो अपना एक्स वाई एक्सिस पे जो डायग्राम रहता है एंड 45 डिग्री पे हमारे इनकम लाइन रहती है एंड देन वी ड्रॉ वन एग्रीगेट डिमांड लाइन. ओके, सो यू स्टार्टेड विथ ओनली कंजम्पशन, देन यू स्टार्टेड विथ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. आई होप यू रिमेंबर दैट, वेयर इन इन्वेस्टमेंट इज़ अ ऑटोनोमस डिमांड. हमने इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस रखा है, मतलब इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम. ओके, मतलब इनकम के ऊपर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हमने ऑटोनोमस रखा है. ये मॉडल का अजम्पशन है. ओके, जो कि कीन्स ने बनाया है. ओके, वो ऑटोनोमस जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसके बारे में ही ज़्यादा डिटेलिंग आएगी इस वाले टॉपिक के अंदर में, लेकिन मैं 20 से शुरू नहीं करूँगी, पूरा सुनो. तो अगर सपोज करो कि 2 चीज़ें हैं, वो जो तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है 45 डिग्री वाली नहीं, एक और जो होती है, करके दिखाऊंगी बट बोलने दो थोड़ा. ओके, सो जो वो तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है, ओके, दैट इज ईदर सी बोलो या C+I बोलना ज़्यादा बेटर होगा. तो इट इज़ लाइक फॉर द इनिशियल पार्ट 45 डिग्री लाइन के वो ऊपर होता है. आई होप यू रिमेंबर दैट. एंड इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होने के बाद एग्रीगेट डिमांड लाइन इज बिलो द 45 डिग्री लाइन. व्हाट द पॉइंट? सो जहाँ पे तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड लाइन 45 डिग्री लाइन, वो 45 डिग्री लाइन को तुम एग्रीगेट सप्लाई लाइन भी बोल सकते हो, यानी कि तुम्हारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देयर विल बी लाइक शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री, पीपल वुड बी डिमांडिंग मोर. ओके, अगर डिमांड ज़्यादा मार्केट में डेवलप होगी तो जो प्रोड्यूसर्स है, जो बिजनेस फर्म्स है, वो क्या करेंगे? माल ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे. राइट? तो कोई उनको कैसे पता चलेगा कहाँ स्टॉप करना है? आई होप यू ट्राई टू गेट द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, तो तुमको सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझेगा. वो बनाते जाएंगे और डिमांड जिस हिसाब से रहेगी वो लोग कंज्यूम करते चले जाएंगे. सो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, आउटपुट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी. बिकॉज कितना डिमांड करेंगे लोग? अल्टीमेटली पीपल कांट कंज्यूम 100% of their income. It's not possible to do that, right? So wherever aggregate supply and aggregate demand curve intersect with each other, that is a point of equilibrium. I hope you understand that part. Now, अगर मैं, तो वो जो तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड लाइन है, मैंने बीच में एक चीज़ स्टॉप करी है, एग्रीगेट डिमांड लाइन है, वो उस लाइन में 2 चीज़ें हैं. नंबर 1, द इंटरसेप्ट. इफ यू अंडरस्टैंड दैट ए पार्ट, दैट ऑटोनोमस जो पार्ट है तुम्हारा, ऑटोनोमस पार्ट क्या है? वो वाला कंजम्पशन पार्ट, या फिर वो जो जहाँ से लाइन शुरू होती है ना, तो 0 से लेके जहाँ से लाइन शुरू होती है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. मतलब अगर हमारे पास इनकम नहीं भी हुआ तो हम उतना डिमांड तो करने ही वाले हैं, उतना तो हम खर्च करने ही वाले हैं, भले तो बोरो करके करें, भले हम सेविंग्स को तोड़ के करें, वॉट एवर वी डू, डजेंट मैटर. सो इंटरसेप्ट अगर मैं कांस्टेंट रखती हूँ, ओके, लेकिन अगर मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, What does that mean? It means मैं स्लोप के चेंज होने की बात कर रही हूँ. अगर मैं अपना इंटरसेप्ट को कांस्टेंट रखती हूँ और अपनी जो लाइन, ध्यान देना, मेरी जो लाइन है एग्रीगेट डिमांड की उसको स्टीप करती हूँ, मतलब ओरिजिन को कांस्टेंट रखते हुए अगर उस लाइन को थोड़ा और ऊपर लेके जाती हूँ, तो क्या होगा
क्या होगा, मैं करके दिखाऊँ तुमको क्या होगा? गिव मी अ सेकेंड, give me a second, just give me a second. I think you will be able to understand. Now look at this. I think we should give the headings name. Definitely we should give investment multiplier. यहाँ पे दे रही हूँ. The investment multiplier. I need to give the name, otherwise you will not understand. Okay. So here, look at this. ये तुम्हारे रेफरेंस, मतलब तुम समझ पाओ थे, अरे याद नहीं करना पड़े इसलिए बना रही हूँ मैं. Just be a bit patient guys. Just be a bit patient. I think that will help us. So if suppose I draw this and okay, so जब स्केल यूज़ ही कर रही हूँ तो 45 डिग्री लेंगे ना, क्यों देंगे कुछ और क्यों नहीं लेंगे? ओके, सो दिस इज़ योर x, that shouldn't be a problem with you. This is your y. So x represents aggregate supply, aggregate output, aggregate income, national income, everything. Y represents aggregate demand, expenditure, जो बोलना है बोलो. Okay, now this is your 45 degree line. Okay, now here which is like what do you say? यहाँ पे तुम्हारा होगा consumption plus saving. I hope you remember that part, right? So consumption plus saving. और एक यहाँ पे मुझे लाइन ड्रॉ करने का मन हो रहा है ऐसे. So suppose I draw a line like this. So what do you call this line? This is your suppose C plus I, okay, and this is your C plus S that you already know. Now what I'm saying is that कि अगर मैं ये origin को सपोज करो कि कांस्टेंट रखती हूँ, समझ में आ रही है बात मेरी क्या बोल रही हूँ मैं? अगर मैं ओरिजिन चेंज नहीं करना, इंटरसेप्ट को यानी ऑटोनोमस डिमांड को अगर मैं कांस्टेंट रखती हूँ, और अगर मैं तुमको बोलूँ कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी, अब तुमको ये भी तो ध्यान रहना चाहिए ना, ये बात भी तो ध्यान रहनी चाहिए कि इसके अंदर में ये वाला तो वैसे भी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है. इट्स लाइक कांस्टेंट. ओके, सो व्हाट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम? कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. सो आई होप यू रिमेंबर दैट कि तुम्हारी जो इक्वेशन है वो कैसे बनती है? y इज इक्वल टू सी प्लस आई बनती है. ओके, एंड कैन आई राइट हियर y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, एंड तुमको पता है हाउ डू वी राइट दिस? वी राइट लाइक दिस. इसका क्या मतलब है? दिस इज लाइक कांस्टेंट है ये. सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरिएबल b, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मतलब फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इंक्रीमेंटल इनकम अगर तुम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दो, यानी b 0.4 से 0.5 या 0.6 हो गया, तो ये मतलब हुआ इसका. तो क्या होगा? तुम्हारा जो ये जो चीज़ है ना, तुम्हारी जो लाइन है ना इक्विलिब्रियम की, वो पॉइंट तुम्हारा चेंज हो जाएगा. लाइन नहीं चेंज होगी, पॉइंट तुम्हारा चेंज हो जाएगा. देखो ना, ये लाइन तुम्हारी शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई, नई लाइन बन गई है, राइट? मैं इसकी बात कर रही हूँ. तो बेसिकली एक यहाँ पे पॉइंट था पहले, और अब ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे. समझ आ रहा है क्या? ओके, सो दिस इज सपोज E, so this will become E1. Okay, so that means to say for every, if the marginal propensity to consume, सुनना ध्यान से, if marginal propensity to consume अगर increase होता है, यानी कि वो steep slope हो जाता है, तो what will happen? Your point of equilibrium will shift upward. Okay, that will shift upward and the aggregate demand, मतलब डिमांड बढ़ जाएगी बेसिकली. तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब क्या होगा? अगर तुम स्केल की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे बोलते हैं मैम स्केल से ना कभी कभी डिस्टर्बेंस होती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूँ बताओ? बिना स्केल के ड्रॉ करूँगी तो इतना, मैं तो एक लाइन भी आई कैन ड्रॉ सीधा ओनली. ये था आउटपुट का डिमांड पहले, अब हो जाएगा ये वाला, देखो अब ये हो जाएगा. तो बेसिकली कहने का मतलब है अगर ये y0 था तो अब ये y1 हो जाएगा. करेक्ट है, यानी आउटपुट बढ़ गया. एक और सिचुएशन है, दैट मीन्स कीपिंग द इंटरसेप्ट or keeping the autonomous aggregate part of the aggregate demand constant, this one, if the marginal propensity to consume increases, then the aggregate demand will increase and the point of equilibrium will shift from E to E1, okay, towards upward side. Number 1. Number 2, एक और situation इसमें बनती है.
उन्होंने इसका डायग्राम नहीं बनाया है, दे हैव नॉट डन दिस डायग्राम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू फ्रॉम माई साइड। एक और लेते हैं, चलो। ओके, so now I'm just trying to be like graphically we are not like doing na something. ये ऐसे, did you understand or something? Now I should have drawn the output again here. ध्यान देना, एक लाइन यहाँ ड्रॉ होगी और एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ होगी, राइट? So basically if you call this as x and this as y, then suppose करो this was like your c plus s, correct? And this was c plus I, and this is the new c plus I. Did you get the point? So now if the slope of or the MPC if remains constant, अगर वो constant रहता है, लेकिन अगर autonomous demand यानी कि इंटरसेप्ट चेंज कर जाता है, कहने का मतलब ये यहाँ से चेंज होकर के यहाँ चला गया, सपोज करो, तो भी तुम्हारा पॉइंट चेंज कर गया। तुम्हारा जो आउटपुट डिमांड था पहले y0 था, सपोज करो, तो ये हो गया y1 अब, करेक्ट है? तो मैं तुमको क्या बोल रही हूँ कि बेसिकली दोनों केस में, कहने का मतलब ये कि दोनों ही केस में अगर देखोगे तो तुम्हारा जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड तुम्हारी बढ़ गई, करेक्ट है? Your aggregate demand has increased in both the cases, and in both the cases the point of equilibrium has shifted from left towards right and that to upside. But हमें ये पता नहीं चला कि अगर हमारा aggregate demand या हमारा spending अगर 1% से बढ़ता है, अगर हमारी spending 1% से बढ़ती है, तो हमारा national income कितने परसेंटेज से बढ़ जाता है? वी हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड टिल दैट. इन ऑर्डर टू आंसर दीज, द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो अगर हम स्पेंडिंग 1 रुपये से अपनी बढ़ाते हैं तो नेशनल इनकम कितने से बढ़ जाएगा, ये हमको पढ़ना है. दिस इज अ होल टॉपिक ऑल अबाउट, नॉट द डिटेलिंग इज ओवर. अभी डिटेलिंग और भी ज़्यादा आएगी. अब सुनना ध्यान से. ओके, सो कमिंग बैक टू आवर शीट बेसिकली. Okay, coming back to the sheet here. Now you've understood the problem that if aggregate demand, that means if aggregate expenditure increases, the aggregate output or the aggregate income will definitely increase, but by what percentage I don't know. Okay, that's the topic. अब एक बात और भी तुमको समझनी पड़ेगी, या उन्होंने मॉडल के अंदर में जो बोला है वो ये बोला है कि वैसे भी एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट होते हैं. एक होता है कंजम्पशन और एक होता है इन्वेस्टमेंट. हम 2 ही चीज़ों पे खर्चा करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय बिजनेस फर्म्स दैट इज रिगार्डेड एनी विच वेज एज अ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. तो इन द मॉडल कीन्स सेज दैट कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोर और लेस कांस्टेंट ही अज्यूम किया है. मतलब इनकम बढ़ जाने से तुम्हारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है उसके हिसाब से. मे बी ही वॉन्टेड टू कीप दैट कॉम्पोनेंट एज कॉन्स्टेंट. सो दैट पार्ट, द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पार्ट, अगर तुम बढ़ाते हो, अगर तुम इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे एक्सपेंडिचर करते हो, तो तुम्हारा नेशनल इनकम कितने से बढ़ेगा वो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है. एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एक्चुअली गाइस. सो दैट मीन्स टू से अब तो दिमाग में तुम 2 बातें अभी तक मैंने बोली है. नंबर 1, इफ़ यू इंक्रीज योर एग्रीगेट डिमांड और इफ़ यू इंक्रीज योर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, योर नेशनल इनकम विल इंक्रीज. Increase means the point of equilibrium will shift upward. But I want to know कि अगर 1 रुपये से हम अपनी डिमांड को या एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो हमारी नेशनल इनकम कितने परसेंटेज से बढ़ जाती है. ये टॉपिक है. दूसरा अजम्पशन यहाँ पे ये है कि भाई कंजम्पशन पार्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड को फिलहाल के लिए कांस्टेंट रखो, बिकॉज एनी विच वेज पीपल विल नॉट स्टार्ट कंज्यूमिंग डिसप्रपोर्शनेट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इनकम. दैट मीन्स
what is the topic all about? The topic is all about investment expenditure increase. Okay, so they say that if you invest 1 rupee, kind of, if you invest 1 rupee, the increase in the national income is multifold. अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को 1 रुपए से भी बढ़ाते हो तो जो नेशनल इनकम है ना वो मल्टीपल फोल्ड से बढ़ जाता है. ओके, एंड दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तुम मुझसे सवाल कर सकते हो कि मैम मुझे नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो, तो सुनना ध्यान से. अगर मैं तुमको ये बात बोलूं कि देखो, अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 5,000 करोड़ से इंक्रीज करती हूं, I'm talking about this. Look at this. Where is that? Okay, देखो यहाँ पे, I was just trying to make you see this one only. So what they say is that कि if you increase this one, if you increase your this part expenditure by some 1 rupee or 5,000 crores, the increase in the national income is suppose 15,000 crores. मतलब 5,000 करोड़ अगर एडिशनल डालोगे इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वाले पार्ट पे, तो तुम्हारी नेशनल इनकम 15,000 करोड़ से बढ़ जाती है. यानी मल्टीप्लायर कितने का हो रहा है? 3 टाइम्स का. दैट मीन्स फॉर एवरी 1 रुपी एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड, the increase in the national income would be 3 times. This is called investment multiplier. तुम लोग मैम ऐसा कैसे होता होगा, वो लॉजिक बता रही हूँ तुमको. तो क्या होता है गाइस कि सपोज करो द फर्म्स एंड द बिजनेसेस, या कोई भी, गवर्नमेंट तब तक डिस्कस ही नहीं किया है, गवर्नमेंट आई ही नहीं अब तक हमें, तो हम टू सेक्टर इकोनॉमी में बात कर रहे हैं. तो सपोज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, द मशीन्स, द टूल्स, द टेक्निक्स, द कंस्ट्रक्शन अगर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? यू विल एम्प्लॉय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तुम एम्प्लॉय करोगे, राइट? तो व्हेन यू एम्प्लॉय एडिशनल पीपल इन ऑर्डर टू केटर टू योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि तुम्हें कोई नई मशीन बनानी है, तुम्हें रोड बनाना है, तुम्हें डैम बनाना है, तुम्हें कुछ और इस तरह की कुछ करनी है, काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो क्या होगा कि तुम फैक्टर्स को एम्प्लॉय करोगे. गाइस ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम श्योर यू विल अग्री विद दैट. ओके, तुम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तुम एम्प्लॉय करोगे. चलो लेबर को ही ले लो तुम. ओके, जब तुम उसको एम्प्लॉय करोगे तो उसकी कमाई बढ़ेगी, देन इनकम ऑफ द फैक्टर्स विल इंक्रीज. करेक्ट? नाउ व्हेन द इनकम ऑफ दीज फैक्टर्स विल इंक्रीज, they will start demanding more goods and services from the consumer side also. Okay, so there will be a lot of demand of goods and services. So what will happen, ये जो फर्म्स हैं इनके पास जो स्टॉक था इन्वेंट्रीज का, ओके, वो खत्म होने लग जाएगा, बिकॉज डिमांड अचानक से ज़्यादा आ गई, राइट? तो अब मीट नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसे मीट नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे? और इन्वेस्टमेंट करेंगे. तुमको समझ आ रहा है? मैं, और ये पूरे लूप में चला जाएगा. और इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ को बढ़ाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की और प्रोडक्शन करेंगे. तो हर जगह पे क्या हो रहा है? मोर एंड मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एम्प्लॉयमेंट होगा, उनका इनकम बढ़ रहा है. तो ये पूरा लूप चालू हो गया, एक रिपल चालू हो गया पूरा. एंड दैट इज वाई दे से दैट फॉर एवरी 1 रुपी इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देर इज अ रिपल लाइक इफेक्ट. जैसे कि तुम एक स्टोन को काइंड ऑफ पानी में, जब अपन नदी में काइंड ऑफ सम रिवर और पॉन्ड में मारते हो ना, तो रिपल्स उठते हैं. तो तुम देखो कितने सारे रिपल्स दूर तक चले जाते हैं. करेक्ट? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. सो फॉर एवरी 1 रुपी इंक्रीज, अगर तुमने 1 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो उसकी कितने सेक्टर्स को वो जा करके इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, देयर बाय इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम बाय मोर देन 1. एंड दैट मोर देन 1 इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. आई होप गाइस तुमको समझ में पूरी बात मेरी आ गई है. इसका एक डायग्राम वापस हमें ड्रॉ करना चाहिए. we can discuss on the basis of the diagram, and there are like few formulas. Then investment multiplier, ऐसा पॉसिबल है क्या कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑपरेट इफेक्ट में ना आए? हाँ, ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आया. ओके, तो तुमको ध्यान, एक चीज़, आई डोंट नो, आई जस्ट कीप सेइंग दिस, बट तुमको ध्यान है क्या? लाइक इट्स लाइक आई एम सो यूज्ड टू दैट. सो बेसिकली यू विल सी दैट कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते हैं. तुमको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? तो हम क्या बोलते हैं कि भाई कोई, अब जो बिजनेस फर्म्स होते हैं
वो तो इन पैसों की इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब उनको फ़ायदेमंद लगेगा, इफ़ दे हैव गुड रिटर्न। बट उनको दिख रहा है, रिसेशन की बात कर रही हूँ, अगर उनको दिख रहा है कि भाई इकोनॉमी में रिसेशन है और अगर हम इन्वेस्ट करके न्यू कैपेसिटीज़ को खड़ी भी कर दें, हम गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करके माल जमा भी कर दें, इन्वेंट्रीज को पाइलअप भी कर दें, डिमांड नहीं है तो मैं क्यों खर्च करूँ, बिकॉज दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, राइट। उसी बात पे कीन्स ने बोला था 1929 के समय पे कि प्रॉफिट ये ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, बिजनेस फर्म्स हैं, और वैसे ही होना चाहिए, बिकॉज दे विल लुक एट द रिटर्न्स ऑन द कैपिटल, एंड व्हेन दे कैन सी दैट दे आर नॉट गोइंग टू गेट रिटर्न्स ऑन द कैपिटल, व्हाई वुड दे डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लाने से क्या होगा कि मार्केट रिसेशन से बाहर निकलेगा, पीपल विल स्टार्ट अर्निंग, दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग, एंड दैट इज हाउ ग्रेजुअली द इकोनॉमी विल बी मूविंग आउट ऑफ द रिसेशन। ओके, सो if you know at all, during COVID, lakhs and lakhs of crores has been infused by governments of different countries. Why? Because during COVID, the private business firms were not motivated to invest any amount because they knew that if the goods are not sold, they will incur a loss. Then but the government operating for any particular country, they are not profit oriented. Okay, so ये काम कौन करेगा, तो वो लोगों ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए। Why? Because they knew if they do this, there will be investment multipliers operating, and gradually when the economy is out of the recession, the stagnation, तो प्राइवेट वाले लोग भी धीरे धीरे करके आ जाएंगे। ये लॉजिक होता है, मुझे लग रहा है कि तुमको समझ में आ गया होगा। ओके, तो छोटी सी और डिस्कशन बची हुई, आई थिंक तुमको समझ में आ जाएगी। एक डेफिनेशन, द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, द इंक्रीज इन द टोटल इनकम बाय मैनी फोल्ड्स, लैंग्वेज देखना मैं क्या बोल रही हूँ, द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, द एक्स एक्सिस, बाय मैनी फोल्ड्स, बाय ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ 1 rupee in terms of investment expenditure is called investment multiplier। यानी अगर 1 रुपए की हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो जो नेशनल इनकम तुम्हारा मल्टीपल फोल्ड टाइम्स इंक्रीज करता है, उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि अगर इफ़ यू पुट 5,000 crores एंड इफ नेशनल इनकम बिकम्स 15,000 crores, दैट मीन्स हाउ मेनी फोल्ड्स, 3 folds। that 3 is called investment multiplier। I don't think I am supposed to like डिस्कस मोर गाइस, मुझे लगता है मैंने सब कुछ ही, तुम अगर मॉड्यूल जाके रीड करोगे तो मोर और लेस आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। वर्ड बाय वर्ड डिस्कस तो नहीं कर सकते, इट विल बी लाइक वेरी बोरिंग फॉर यू। सो लेट मी शो यू द डायग्राम। फिर से रिपीट करूँगी, डायग्राम ड्रॉ करोगे मेरे साथ तो मजा आएगा। ओके, सो लुक एट दिस, आई शो यू, वी हैव ऑन द इन द काइंड ऑफ नोट्स में भी है, ऐसा नहीं नोट्स में नहीं है, देखना जस्ट मुझे ड्रॉ करने दो, यू विल लाइक इट और लॉट। Proper diagram to show how equilibrium will be achieved, in a 2-sector economy if aggregate demand, if one component of aggregate demand, that is investment expenditure, is increased by 1 unit. Okay, so maybe I'll take like this, I forgot. Maybe I can take like this. So okay, so now I will take 2 lines here, you'll understand guys। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन मैं तो करूँगी ही, बिकॉज मुझे करना ही चाहिए एज अ टीचर। तुम भी करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और क्योंकि तुमको समझ अच्छा आएगा, बाकी मेरा कोई उससे वो नहीं है। ये देखो, ये एक हो गया, एंड मैं तो चाहूँ तो 3 लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, काइंड ऑफ सिर्फ सी का कर सकते हो, और उसके बाद C+I का कर सकते हैं, एंड C+I प्लस चेंज इन आई का भी कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो वट एवर डायग्राम इज़ गिवन टू यू, वी कैन चेंज क्वाइट, थोड़ा सा उसको ट्विक कर सकते हैं। बोलोगे तो मैं करके दिखाती हूँ तुमको, और अगर नहीं तो फिर अपन जो दिया हुआ है वही करते हूँ, पता नहीं तुम अनकंफर्टेबल ना हो जाओ। करूँ क्या, कितना अच्छा दिखेगा ना अगर मैं करके दिखाऊंगी तुमको। तो ये एक लाइन हो गई। मुझे बता, फर्स्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू डू इज टेकिंग दिस,
because I want this line ऐसा, okay, and समझेगा तुमको, दिमाग टेंशन मत करो। ओके, नाउ वन इक्विलिब्रियम, थोड़ा मुझे मैच करने के लिए ना I'll have to like tweak a bit. So when I also draw, you are able to understand. That's what I think, guys. This is one. You have to match these 2 points now. The diagram is not good, right? So they are sorted here. So if you tell me to take the points, you know, this is only C. They have not taken this line C ka. So I am taking but, okay. So this is only C, and you can see that दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये जो इंटरसेप्ट है तुम्हारा ये वाला, ये A है और ये तुम्हारा माइनस A है, पता है ना तुम्हें। उन्होंने ये वाला पार्ट नहीं लिया, उन्होंने सीधा C प्लस आई का ही लिया है। एंड द सेकेंड लाइन कैन बी C प्लस आई, करेक्ट, एंड द थर्ड लाइन वुड बी C प्लस आई प्लस चेंज इन आई, समझा। सो बेसिकली दिस इज़ वॉट, ये जो लाइन यहाँ से थी ना, ये वाली, ये यहाँ से ये लाइन ऊपर चली गई, यानी ऑटोनॉमस डिमांड तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो ऑटोनॉमस है ना, इसलिए पैरेलली ऊपर चला गया वो, तो ये चेंज इन आई है और कुछ नहीं है, करेक्ट। और तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम जो पहले यहाँ पे था, पहले तुम्हारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, तुम्हारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, तो तुम वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, देखो बहुत अच्छा समझेगा तुमको। पहले मैं ले लूँ क्या, y0 आउटपुट है, ओके, देन y1 एंड देन y2, करेक्ट है। तो मैं तुमको क्या बोल रही हूँ, वो लोग क्या बोलना चाहते हैं कि तुमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई इतने से, लेकिन तुम्हारी इनकम बढ़ गई इतने से, मल्टीपल टाइम है एक्चुअली, ओके। सो बेसिकली ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है। आई होप तुमको समझ गया अभी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ओके। एंड दिस इज़ योर आई लाइन एंड दिस इज़ योर चेंज इन आई लाइन, दिस इज़ अ न्यू इक्विलिब्रियम and this is the new equilibrium basically. So just the moment you increase some amount of investment in terms of the, like if the business firms increase their productive capacities by machines and all whatever, जो तुम जो भी बोलते हैं national income will increase by multiple fold times because of the investment multiplier. वो फैक्टर्स इन प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेंगे, वो उनको जब पैसे मिलेंगे, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब पैसे मिलेंगे तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेंगे, ओके। तो कंजम्पशन वाले पार्ट पे भी डिमांड बढ़ेगी, ओके। एंड उसके बाद फिर इंक्रीज्ड कंजम्पशन डिमांड को कैटर करने के लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, और गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी, तो इट विल बिकम मैनी फोल्ड एक्चुअली। एक बात जो मैं बोलना भूल गई, मैंने नहीं बोला है, एक्चुअली ये मल्टीप्लायर कितना ज़्यादा बड़ा होगा ये सिर्फ एक और एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तुमको समझा इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब बिजनेस फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना शुरू किया, इंक्रीज किया, तो फैक्टर्स को लेके आए वो लोग, ओके। उन फैक्टर्स को फैक्टर इनकम मिली। अब ये जो मल्टीपल फोल्ड टाइम इंक्रीज इन द इनकम और द आउटपुट और द सप्लाई, वो डिपेंड करता है कि वो जो फैक्टर्स हैं जिनको पैसे मिले वो उन पैसों से क्या करते हैं। वो उन पैसों से जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, वो उन पैसों को जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना तगड़ा होगा। तुमको समझ रहा है? अगर उनको पैसे मिले और उन्होंने खर्च करने की बजाय सेव कर लिया तो क्या होगा? The demand that was expected in terms of goods and services will not come the way it should have come, correct? तो जैसे उनको पैसे मिले उनको खर्च करना चाहिए। तो बेसिकली जितना ज़्यादा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा।
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जितना ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उतना कम होगा। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना तुमको। ओके, तो जस्ट लुक एट दिस, दिस इज गाइड द डिमांड, ये डिमांड, ये तुम्हारा डायग्राम है बेसिकली। सो दिस इज योर आई एंड दिस इज योर चेंज इन आई। आई होप यू आर सॉर्टेड कंप्लीटली, you can understand exactly मैं क्या बात कर रही हूँ, right? So only one thing, you increase this by only this increases by this much, a larger amount, but that will depend on the marginal propensity to consume। वो जो पैसे मिले वो रिपल इफेक्ट तभी आएगा जब पहले स्टेप में जब पैसे मिले उनको और वो लोग बहुत ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करने लग जाएं, ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, तब जा करके उसका फ़ायदा है, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, अरे यार ये भी तो हो सकता है पॉसिबल कि वो लोग खर्च ही ना करें। हाँ, हो सकता है। तो अगर वो लोग खर्च नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो इंटेंडेड इफेक्ट था वो नहीं आएगा। तो दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, बट एज ऑफ नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग। सो बेसिकली दे से दैट चेंज इन इनकम बाय चेंज इन व्हाट? चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज K. What is K? This stands for investment multiplier. मतलब for every 1% of change in investment, the change in income is manifold, and that manifold is called multiplier. Okay, and as I told you that larger the marginal propensity to consume, larger will be the multiplier. And I'm sure guys तुमको समझ में भी आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, तो इसका भी इक्वेशन है चेंज इन y बाय चेंज इन i इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। बताती हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर एक्चुअली। तुमको याद है एक हम लोगों ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है बताओगे? वो होता है MPC is equal to change in change in consumption basically, right? Change in consumption for 1% change in income, यही होता है ना, करेक्ट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? वो होता है चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन वाई। समझ में आ रही है बात क्या? तो यहाँ पे ये 1 माइनस MPC, आई हैड टोल्ड यू दैट MPC plus MPS is equal to 1. They should be equal to 1. Okay. So can I write here 1 by MPS? जितना ज़्यादा होगा तुम्हारा डिनोमिनेटर उतना कम होगा और मल्टीप्लायर का इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। ये गाइस तुमको ये इक्वलिटीज़, ये रिलेशनशिप्स तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं मुझे नहीं पता तुमको समझा कि नहीं समझा। अगर ये S तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा S और I रिलेटेड है एक दूसरे के साथ में, तो if I take an inverse of this mathematically, that will become change in y by change in s. Okay, और कहीं ना कहीं तुमको दिख रहा है यहाँ तक तुम्हारी जो सेविंग्स थी, यहाँ पे तुम्हारी सेविंग्स 0 हो गई, राइट? तुम्हारा यू आर नॉट लाइक सेविंग एनीथिंग बिकॉज 100% इज कंज्यूम्ड टिल देयर। ओके, देन उसके बाद ये जो पार्ट की सेविंग थी ये केटर हुआ इस वाले इन्वेस्टमेंट डिमांड का, करेक्ट है? और जो ये वाला इंक्रीज्ड तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है वो केटर हुआ ये वाले पार्ट। समझ आ रहा है कि आई डोंट नो, मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो यू कैन जस्ट इग्नोर ऑल्सो, बट आई एम श्योर तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बेसिकली अगर मुझे ये जानना है कि चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो इट इज जस्ट एन इनवर्स ऑफ marginal propensity to save, because change in y means change in income only, and change in saving can be replaced with change in I. तुमको ये दोनों को अगर रिलेट करोगे तो समझ आ जाएगा फॉर्मूला क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज लाइक तुमको ज़रूर याद होना चाहिए, वो बार बार तुमको सम्स पूछेंगे उसके ऊपर में। तो अगर समझ में आ गई ये बात तो मैं आगे बढ़ जाऊँ और जो छोटी छोटी 1-2 बातें मुझे बतानी है वो तुमको मैं बता करके ख़त्म कर देती हूँ। ओके, सो गाइस दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट रीड थ्रू दिस। See, it is written that therefore it may be inferred that a change in aggregate spending will shift the equilibrium point upward along the AA schedule, causing an increase in the national income, but this theory tells us only the direction of the change and not the magnitude. Okay, the theory of investment multiplier
provides answer to the above problem. That means you can measure the quantity of increase in the income for every 1% change in the expenditure. तो ये तुम्हारा देखो लिखा हुआ है. वॉट एवर आई स्पोक इट इज़ ऑलरेडी ओनली लाइक जो मैंने बोला है ना एग्जैक्टली मैंने उसी तरह से तुम्हारे लिए लिखा है यहाँ पे. तो ये भी चीज़ वी हैव ऑलरेडी सॉर्टेड. एंड देन गोइंग फर्दर आई टोल्ड यू दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट इज़ नॉट एंडलेस. ऐसा नहीं कि होता ही चला जाएगा, कहीं ना कहीं जा करके रिपल देखा है ना तुमने. इफ़ यू थ्रो अ स्टोन इनटू अ रिवर, तुमने देखा है सेंटर के आसपास में रिपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. जितना दूर जाओगे उसके रिपल्स जाते बहुत दूर तक हैं, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाती है. तो इंटेंसिटी कम होगी बहुत सारे वजह से, या जितना हम इफेक्ट चाहते थे उतना नहीं होगा. किस वजह से? तो सुनो यहाँ पे लिखा है वैसे, बट मैं रीड नहीं कर रही, जो मुझे याद है वो तो मैं बोल देती हूँ तुमको. पॉइंट नंबर 1, ओके. अगर लोगों ने खर्च करने की बजाय सेव करने लग गए, तो जितना खर्चा गुड्स एंड सर्विसेज पे हम चाहते थे उतना अगर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल नॉट बी दैट ग्रेट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इफ़ द डिमांड कम्स, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आती है और लोग या तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को अगर यूज़ करने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री बहुत पाइल्ड अप है एंड पीपल स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम द पाइल्ड अप इन्वेंट्री और दे स्टार्ट इम्पोर्टिंग द डिमांड वाला पार्ट, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा. बिकॉज ये ज़रूरत है कि भाई आपके पास माल नहीं था, डिमांड बहुत आ गई, आपने और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तभी जाकर के ये इफेक्ट आएगा. पॉइंट नंबर 3, अगर लोगों ने कंज्यूम करने की बजाय इन्वेस्टमेंट करने लगे लाइक इन स्टॉक्स, लाइक बॉन्ड्स और समथिंग, तो जो हम चाहते थे अगेन इफेक्ट वो नहीं आएगा. ओके, सो ऐसे वाले बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अगर पीपल स्टार्ट लाइक प्रेफरिंग, लिक्विडिटी प्रेफरेंस आ गया, यानी कि मेरे को कैश रखना है, मेरे को खर्च नहीं करना, तो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इफेक्ट नहीं आएगा. ऐसे वाले कुछ पॉइंट्स दिए हुए गाइस, आई विल जस्ट गो थ्रू फॉर यू. Progressive rates of taxation which result in appreciable increase in consumption despite increase in income. What will happen? Basically, if suppose the rates of taxation अगर ज़्यादा बढ़ा दिया सरकार ने कि भाई आपका जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उतनी टैक्स ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या होगा कि बेसिकली जो पैसा हम कंज्यूम करते, हम गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करते, वो टैक्स पे करने में चला जाएगा, तो भी इंटेंडेड इफेक्ट नहीं आएगा. राइट. देन high liquidity preference, we have already discussed here this. And then increased demand for consumer goods being met out of the existing stocks, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया. Then they are saying additional income spent on purchasing existing wealth or purchase of government securities and shares from, मतलब people instead of we want, basically the conclusion part is that we want people to consume from the income generated, so that it creates a new loop and a spree of supply and demand. Okay, so whatever reason stops you from doing that is a limitation. These are again very important points. ये डिस्कस हुआ. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कॉरपोरेशंस, अगर कॉरपोरेशंस ने पैसे बांटने की बजाय रिटेन करने लग गए, हम क्या चाहते हैं, वो पैसे खर्च होने चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भी नहीं आएगा. देन पार्ट ऑफ द पेमेंट इंक्रीमेंट इज इनकम इज यूज्ड इन पेइंग द डेट्स, अगर डेट पे करने में गया तो भी नहीं आएगा. कितने सारे, बहुत सारे, 6, you should be able to recall at least 5 or 6 in the paper. And they are saying that if the factors are fully employed, and again अगर investment expenditure करोगे तो क्या होगा, basically what will happen, that it will lead to inflation, because more and more money will be, more and more disposable income of the people will increase, and instead of increasing the quantity of supply of goods and services, more money will start chasing less amount or less quantity of goods and services, leading to inflation. Scarcity of goods and services despite high MPC, मतलब जो आप डिमांड कर रहे हो वो अवेलेबल ही नहीं है या बना नहीं सकते, तो भी आपका वो इफेक्ट नहीं आएगा. यू नीड टू मग अप दिस गाइस, आई कांट हेल्प यू. नहीं समझने वाली कोई चीज़ तो इसके अंदर में है नहीं. ये डायग्राम, this diagram, I don't think, we just draw, we have just drawn that. तो I told you that I have drawn, यहाँ पे देखो ना, एक ही लाइन, एक ये लाइन ड्रॉ करी और एक ये लाइन ड्रॉ करी. मैंने एक सी के लिए भी अलग से लिया था, देखा तुमने, सिर्फ सी का लिया, फिर सी प्लस आई का लिया और सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई का लिया, एंड अकॉर्डिंगली दिस वन. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन. यू कैन सी
that because of this the change is more than proportionate, so that increase is investment multiplier. I think guys we are sorted on this topic completely, and now we need to quickly start determination of equilibrium income in 3 sector model. क्या होता है ना, थियरी जब पढ़ाते हैं तो quite a good number of words for me are tongue twisted, you know. तो what happens कि जब मैं क्लास में पढ़ाती रहती हूँ एंड अचानक से कोई वर्ड टंग ट्विस्ट हो गया तो लाइव बैच में द पीपल स्टार्ट सेइंग मैम कैन यू रिपीट दैट, व्हाट हैपेंस कि यू बिकम ऑल द मोर कॉन्शियस कि अरे यार नहीं बोलना मुझे, एंड आई विल जस्ट you know kind of mess up more and it's like a fun for them. I don't feel bad, they are all kids only. Okay, so like that. So let's start this topic quickly because करेंगे तो ही ख़त्म होएगा पोर्शन. So half an hour this, maybe even not half an hour, maybe half an hour जाएगा, लेकिन half an hour this, half an hour for 4 sector model, then maybe half an hour for all the pending sums towards the end, and then we are sorted guys. तो मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2.5 hour, not more than that. Okay, this is a topic that we have to start guys. इसके बाद आएगा 4 sector model, that is the last topic of the chapter actually. बट मैं क्या सोच रही थी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के आई थिंक 4 सम्स हैं, 9, 10, 11 एंड 12. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर दिया था, राइट? तो आई थिंक वी शुड जस्ट फिनिश ऑफ दोज सम्स, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, मुश्किल नहीं होंगे, बस यही इक्वेशंस के अराउंड तुम्हारे ऑल द सम्स विल लाइक रिवॉल्व अराउंड, और यही कॉन्सेप्ट्स पे सारे सम चलेंगे तुम्हारे. क्विकली ये फिनिश करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 गाइज. In an economy, investment expenditure is increased by 400 crores. So change in I is 400 CR, right? And marginal propensity to consume B is 0.80. क्या मांगा है? Calculate the total increase in income and saving. Okay. तो change in Y by change in I is equal to 1 by 1 minus B. ये पता है ना सबको? Now change in Y divide by 400 is equal to 1 by 1 minus 0.80. I hope it's correct, right? Then change in Y यानी increase in income कितना होगा? So 400 divided by 0.2 करेंगे ना तो आंसर is 2000 crores. So guys, even if you don't calculate, the multiplier is 5 times. तुमने अगर 400 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी तो तुम्हारी जो इनकम है वो 2000 करोड़ हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी बेसिकली. और क्या मांगा इन्होंने? एंड calculate increase in income and saving. So can we calculate like this, increase in saving, or can I like, we can write like that also, not a problem. So change in S will be change in Y, total income में multiplied with MPS, marginal propensity to save. तो जो तुमने कंज्यूम नहीं किया वो तुम्हारी सेविंग हो गई. So change in S will be 2000 crore into 0.20 will give you 400 crores again, and we are sorted on the sum. It's easy. Question number 10. Okay, question number 10 में लिखा है an increase in investment by 400 crores. Again change in I just is 400 CR. Okay, and leads to increase in national income by 1600 crores. Okay, that is also given. Change in Y is 1600. That means what is the multiplier? 4 times 4 4s are 16. Calculate marginal propensity to consume. इससे ज़्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता अपने लिए लाइफ में. Change in Y by change in I is equal to, इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे वरना नंबर कटेंगे तुम्हारे. 1 minus B. Okay. So here can I write here 1600 divided by 400 is equal to 1 by 1 minus B. ठीक है ना? तो 4 ये मल्टीप्लायर हो गया बेसिकली. सो 4 इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस B. स्टेप्स लो, अच्छा रहेगा, गलतियाँ नहीं होंगी. मैं भी डायरेक्टली कर सकती हूँ बट करूँगी नहीं मैं. सो 1 माइनस B ओके इज़ 1 बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 0.25.
सो बेसिकली गाइस बताओ, तुम ही बताओ, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0.75 एंड दैट इज़ योर आंसर। एक दो स्टेप लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन यू विल नॉट यू नो आई टेल यू समथिंग व्हाट हैपन्स, जब कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी होते हैं ना तो गलतियाँ ज़्यादा होती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बच्चों से भी और हम लोगों से भी इनफैक्ट, ओके, कई बार बिकॉज हमें लगता है अरे ऐसे ही बस टाइम ले लो बस फटाक से, मेंटल कैलकुलेशन करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, सो इट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर्स वुड बी मोर व्हेन द क्वेश्चंस आर इजी and you can really add them verbally. We don't need a calci for this. I hope you understand. We don't need a calci for this question. Why do we need? तो उसमें अपन कोशिश करते हैं कैल्सी नहीं यूज़ करना, चलो डायरेक्टली करते हैं, बट कई बार अपने से गलतियां हो जाती है, तो थोड़ा सेफ प्ले करो, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन इकॉनमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड, चेंज इन आई इज इक्वल टू 600 CR. If the marginal propensity to consume B is given to us 0.60, calculate the total increase in income and consumption expenditure. Okay, so change in Y by change in I is equal to 1 by 1 minus B. That is the equation that we know. So change in Y divided by 600 crore, okay, is equal to 1 by, give me a second please, 1 by 1 minus 0.60, correct? So change in Y will be equal to 600 divided by 0.4 actually. That will give me 1500 crores, right? 1500 CR, and change in consumption will be equal to change in Y into MPC, correct ना? मतलब अगर 1500 करोड़ से तुम्हारी इनकम बढ़ी है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है, तो कंजम्पशन कितने से बढ़ गया? इससे ज़्यादा इसी क्या है बताओ? 1500 CR इंटू 0.6 एंड वी गेट एन आंसर एज 900 CR. रेस्ट इज वॉट? MPS. बाकी पैसा सेव हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो डन. क्वेश्चन नंबर 11 इज डन. Okay, further question number 12, that is the last question before we start the next topic actually. Question number 12. Suppose in a country investment increases by 100 crore rupees, 100 crore. So change in I is equal to 100 crore. Okay. And consumption is given by C equal to 10 plus 0.6 Y. Okay, how much increase will take place in the income? क्या निकालोगे इस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से तुम क्या निकाल सकते हो बताओ, जो हमारे काम का है. क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मच इंक्रीज विल देयर टेक प्लेस इन इनकम. समझ आ रही है बात? मतलब हमको चेंज इन वाई निकालना है. तो मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन से तुम बी का डेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हो. ओके, सो चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई इज इक्वल टू 1 by 1 minus b. Correct? Change in y is what we want to calculate. So 100 is equal to 1 by 1 minus 0.6. Correct? No? Now change in y will be equal to 100 divided by 0.4. Okay, that's going to give me 250 CR and we are done. अगर 100 करोड़ स्पेंड करने से तुम्हारी इनकम 250 करोड़ आती है, that means the multiplier is 2.5 times. For every 1 rupee incrementally invested, the increase in the national income would be 2.5 rupees or 2.5 times. And we are done on this topic. Basically on this topic as in investment multiplier का sums हो गया. अभी next guys we are going to start with 3 factor model. It's easy again, काफ़ी manageable है, तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली इतनी ज़्यादा कोई. ओके, तो शुरू करती हूँ मैं ये डिस्कशन तुम्हारे लिए. So as of now, till now basically you were like learning how to determine equilibrium level of income in a 2 sector economy. हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े उसके अंदर में. Now अगर 2 sector model के अंदर में if we like include one more sector, that is the government sector, तो how will be the determination of equilibrium income decided? That is the topic all about actually.
सो बेसिकली गाइज इन्होंने क्या किया है कि मतलब तुमने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा, ऐसा नहीं है. सो नाउ इंस्टेड ऑफ y इज इक्वल टू सी प्लस आई, पहले टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या था, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी हो जाएगा. ओके तो उन्होंने एक ना फ्लो दे रखा है. तो मैं क्या चाहती हूँ ना कि ये फ्लो हम लोग सेपरेटली पढ़ के इस तरह से कितनी बार भी तुम पढ़ लोगे ना, और जब तुम पहली बार बनाने जाओगे तो तुमसे नहीं बनेगा, ये कुछ ना कुछ गुफ अप जरूर हो जाएगा उसके अंदर में. इसलिए हमें ये बनाना चाहिए, ये पता लगाने की कि अगर इकोनॉमी के अंदर में एक सेक्टर और आ जाता है तो मूवमेंट कैसे चलेगी तुम्हारी सर्विस मतलब प्रोडक्ट की और पैसों की. हाउ विल द मनी फ्लो बिहेव बेसिकली, ये एक पॉइंट हो गया. दूसरी बात, व्हेन यू इंक्लूड गवर्नमेंट इनटू द सिस्टम देन व्हाट आर द flows that will change, or what are the flows that will be added basically, not even change. Number one, उंगली पे 4 काउंट कर सकते हो. Number one, the corporates will pay taxes to the government and the households will pay taxes to the government, right? Number two, the government will allow or provide with the subsidies to the business segment and they will provide with the transfer payments to the households. ये number 2 हुआ. Number 3, the government will purchase goods and services from the business and it will also purchase factor services from the household. And number 4, the government will borrow money from the financial market if the tax amount is less than their requirement. ये 4 है, याद करना पड़ेगा तुमको, अगर थियरी आएगी तुमको लिखना भी पड़ेगा. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड इन 3 सेक्टर मॉडल ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी नेग्लेक्टिंग फॉरेन ट्रेड. ऑफ कोर्स अब तक कंसिडर नहीं किया, वो 4 सेक्टर इकोनॉमी में आएगा. y विल बी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी एंड दिस इज द बिहेवियर, एक्चुअली दिस इज द बिहेवियर एंड दीज आर द 4 पॉइंट्स आई जस्ट स्पोक टू यू. टैक्सेस, ये मैं तुमको बना के दिखाती हूँ, तुमको समझ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ. ओके स्टार्ट करें. क्या लिखा मैंने, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन अ 3 sector model. This is really easy guys. Okay, now as I told you 4 तुम्हारे जो फ्लोज हैं पैसों के काइंड ऑफ वो ऐड हो जाएंगे. अपन बनाएं इतनी काइंड वी डोंट नीड टू बी लाइक रियली गुड इन टर्म्स ऑफ द कि स्केल वगैरह यूज है, शायद मैं नहीं करूँगी, देखो पता नहीं, आई कैन जस्ट लाइक स्क्रीन पे लिखती हूँ ना वो स्लिप करती है बहुत. तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक स्टार्ट, हेडिंग आनी चाहिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 3 sector model, in a 3 sector model basically we should write whatever you feel like. Business, then government. 1 मिनट में याद हो जाएगा पता है. finance market, फैक्टर मार्केट, और यहाँ पे एक आना चाहिए प्रोडक्ट मार्केट. जैसे ड्रॉ किया उन्होंने ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ. दे विल गिव टैक्स
करेक्ट ना? ट्रांसफ़र पेमेंट्स, वो समझ आ रहा है क्या चल रही है? नाउ दिस पीपल, जैसे एग्जैक्टली उनकी जैसे मूवमेंट हो रही है ना लाइंस की, वैसे मैं नहीं कर रही. वॉट एवर वी कैन लाइक यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो एग्जैक्टली, या फिर रूलर ना भी लो तो चलेगा. ये यहाँ पे तुम लाते हो, सेविंग्स देते हो यहाँ पे, राइट ना? एंड सेम सेविंग्स आर taken by them as borrowings. In fact, they also borrow. When they borrow, when their taxes are not good enough to meet their requirements, borrow or borrowings, whatever. Okay, then these people फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग. ओके, एंड अगेन ये फैक्टर सर्विसेज ये लोग लेते हैं फैक्टर मार्केट से, राइट? और बदले में ये लोग क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट्स करते हैं, करेक्ट ना? जो सर्विस तुमने ली उसके पैसे तो देने पड़ेंगे तुम्हें, और तुम बदले में क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, तुमको मिलेगा एक्चुअली पैसा. ओ माय गॉड, लेट इट बी. फैक्टर इनकम्स बोलो या इनकम बोलो, तुमको जो बोलना है बोलो. एक्चुअली ये जो पार्ट है ना फैक्टर इनकम, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लो. एक्चुअली यहाँ से ही सारी स्टोरी शुरू हो जाती है. Then these people sell their goods and service, और तुम जो भी चीज़ बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में एक्सपेंडिचर, मतलब बेसिकली दे सेल एंड दे गेट मनी. आई मीन टू से दैट नाउ हियर this people, okay, this people in return get buy goods and services from here, okay, and they do the payment part. expenditure, correct? गवर्नमेंट ऑल्सो, देखो तुमने नोटिस करी एक चीज़ नोटिस करो कि पूरे डायग्राम के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज हम वहाँ देते हैं एंड बदले में पैसे लेते हैं. तो देखो दो चीज़ है, फैक्टर सर्विसेज हम लेते हैं और फैक्टर पेमेंट्स करते हैं. एंड शायद इन ऑर्डर टू कीप द डायग्राम सिंपल उन्होंने गवर्नमेंट वाले पार्ट पे, बहुत लेम है जो बोल रही हूँ, बहुत ही लेम है जो मैं बोल रही हूँ, बट फिर भी अगर दिमाग में किसी के आए इसलिए बोल रही हूँ. ओके, तो अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे पे करेगी. देखो एक ही एरो तुमको दिखेगा वहाँ पे डायग्राम में, जाकर देखो इंस्टीट्यूट के. ओके, चाहो तो तुम दो ले लो, चाहो तो तुम दो ले सकते हो. ओके, तो गवर्नमेंट यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेंगी और उसके लिए पेमेंट्स करेंगे लोग. गवर्नमेंट परचेजेस, कैन आई राइट दैट? गवर्नमेंट परचेजेस. सो बेसिकली दिस एरो शोज दैट दे आर मेकिंग पेमेंट फॉर दैट एक्चुअली. ओके, वन मोर थिंग आई हैव मिस्ड आउट, दैट basically guys, this business will also buy what? They will do some investment expenditures. I hope you understand that part. That means they will pay here, they will pay here. You know why? I think I should take a scale here, otherwise it will become very dirty. ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए भी तुमको प्रोडक्ट मार्केट ही जाना पड़ेगा. किस तरह का प्रोडक्ट? मशीन टूल वाला प्रोडक्ट. तो अल्टीमेटली एक ही मार्केट वहाँ पे दिया हुआ है.
एक्सपेंडिचर, और तुम ये भी लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई थिंक दिस इज सॉर्टेड, कोई एंड ही नहीं है इसको बनाने का, कितनी डिटेल में तुम बना सकते हो ना। बट गाइज मैंने एक बहुत मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ ड्रॉ करो। क्यों ड्रॉ करो बताओ, मैंने क्यों ड्रॉ करवाया तुमसे, या मैंने क्यों ड्रॉ किया। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा डायग्राम, कोई भी ऐसी लाइन देके मुझे ये लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए अरे यार क्या है ये, आई डोंट वांट टू डू दिस, नो नो नो, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये वाली फीलिंग नहीं चाहिए। कोई इक्वेशन देख के तुमको ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। when you imagine the module, you should be like, okay मेरे classes हो गए, I am done with every damn thing given in the module. that's what is my purpose actually, to be very precise. okay, तो ये मैंने तुमको डायग्राम ड्रॉ कर दिया। मैंने तुमको क्या बोला, याद क्या रखना है तुमको याद 4 चीज़ें रखनी है बेसिकली। ये जो पॉइंट्स मैंने बोले ना तुमको, ये पॉइंट्स तुमको याद रखने हैं। टैक्सेस ऑन हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस सेक्टर टू फंड गवर्नमेंट परचेजेस, ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड सेक्टर and subsidy payments to the business sector, government purchase goods and services from business sector and factor of production from household sector, and government borrowings in the financial markets to finance the deficits occurring when the taxes fall short of government purchases. Now, तो एक बात का तुमको ध्यान रखना है, एक बात का ध्यान तुमको ये रखना है गाइस कि जब फैक्टर इनकम, इजी है ये बोलना चाह रही थी, जब व्हेन फैक्टर इनकम्स आर रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, ओके, देन दिस टाइम ये जो पैसे पहले 2 सेक्टर मॉडल में बेसिकली जो सिर्फ वो पैसे कंज्यूम करते थे या हम सेव करते थे, राइट, इफ यू रिमेंबर एट ऑल। नाउ दिस टाइम देयर इज अ एडेड एलिमेंट, कंज्यूम, सेव एंड टैक्स, यानी कि 2 लीकेजेस हो रही हैं। एक हो रहा है सेविंग्स का लीकेज क्यों बोलते हैं, बिकॉज उससे वो पैसे तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने में अगर नहीं जाएंगे तो तुम्हारा जो सर्कुलर फ्लो है वो छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग। तो देयर आर 2 लीकेजेस दिस टाइम, दिस द सेविंग्स पार्ट एंड द टैक्सेस पार्ट, बिकॉज द सेविंग्स विल गो नाउ टू द फाइनेंस मार्केट एंड द टैक्सेस विल गो टू द गवर्नमेंट। बट एक्चुअली वो लीकेज हमेशा के लिए नहीं रह जाएगा, इट विल नॉट बी अ लीकेज फॉर लाइफ टाइम, बट इट विल बी इंजेक्टेड बाय गवर्नमेंट, टैक्सेस वुड बी इंजेक्टेड बाय गवर्नमेंट। हाउस होल्ड नहीं खर्च करके उसी पैसे को सरकार खर्च कर रही है, इसका ये मतलब हुआ। दैट मनी वुड बी इंजेक्टेड इन टू द मार्केट इन ऑर्डर टू make government purchases, and savings of the household would be injected into the financial market, wherein the business community will borrow that fund and do investment expenditure. So basically it will not reduce the size of the circular flow of the income, okay, but in order to achieve equilibrium, the aggregate supply क्या क्या आएगा उसके अंदर, consumption, then savings and taxes आएगा, that is like aggregate supply, okay, and what are the expenditures now, consumption, investment and government expenditure आ गया। that means C plus I plus G should be equal to C plus S plus T, basically assuming all are in equilibrium। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, okay, this is a very important point, that in Keynes model I hope by now you understand ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर उसको बोला जाता है जो तुम्हारी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस मॉडल के अंदर में गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उसको उन्होंने ऑटोनॉमस अज्यूम किया है। जैसे कैन यू नॉट सी दैट द your aggregate demand curve is like it's not like a straight, is it a straight? No, it's not a straight, okay. Why is it not straight? Because we assume that consumption is like not autonomous, it is dependent on, कुछ पार्ट उसका ऑटोनोमस है, यानी तुम कुछ ना कुछ तो खाओगे अगर इनकम नहीं भी होगी तो, ओके, दैट वे, बट अ लॉट इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑल्सो। देन वी ऑल्सो अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस, दैट मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। अगेन नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम, दे आर ऑटोनोमस, यानी कि तुम्हारी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो सिर्फ कंजम्पशन की जो थी वो पैरेलली थोड़ी शिफ्ट होगी ऊपर, तो वो बन जाएगी C प्लस आई, थोड़ा और पैरेलली उसको शिफ्ट कर दोगे ऊपर तो वो बन जाएगा C प्लस आई प्लस जी। Though it is a very unrealistic assumption, but then in order to keep things simple, that is how Mr. Keynes has assumed. Diagram. Look at this.
ये लिखा है मैंने रेड में, द 3 सेक्टर Keynesian मॉडल इज कॉमनली कंस्ट्रक्टेड assuming that government purchases are autonomous. This is not a realistic assumption, but it will simplify our analysis. Aggregate demand is C plus I plus G and aggregate supply is C plus S plus T. दोनों को इक्वेट किया है, C plus C तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा and I plus G should be equal to S plus T at a level of equilibrium. ये तो बहुत ही ईजी लगने वाला है, खाली बनाने के लिए बनाना है मेरे को। बनाऊँ क्या कि चलेगा? नहीं बनाऊँगी, चलेगा नहीं कुछ भी, फटाक से बना दूँगी, 2 मिनट दो। तुमको बनाने का अगर इस बार मन है तो बनाओ, नहीं तो तुम अवॉइड भी कर सकते हो, इट्स ओके। मैं तो समझाने के लिए बना रही हूँ, बनाना है तो बनाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तुम्हारी मेरे साथ ही। ओके, सो क्विकली आई एम नाउ, वी आर नाउ प्रो इन दिस ड्राइंग। ओके, I want a blue. Okay, so now so maybe again they have taken only 2, we can take 3 again if you want. That means only that it will look a bit messy, but then it is better to understand, it is easy to understand that way. Okay, तो मैं वापस से 3 ले लेती हूँ तुमको शायद, और आई थिंक इसका मुझे यहाँ पे ड्राइंग कर देना चाहिए तो अच्छा रहेगा। Okay, then again if I add I, अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये लाइन बन जाएगी C plus I की, राइट ना? एंड अगेन देयर विल बी लाइक थोड़ा, है ना, और वन मोर पैरेलल बिकॉज इट इज़ एन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर वी आर अज्यूमिंग, गवर्नमेंट वाला। ओके, सो इफ यू ऐड दैट, the aggregate demand curve will parallelly shift upward and you will get a new equilibrium here, guys. You will get a new equilibrium for that matter. है ना? So basically ये इतना लंबा, यहाँ इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, फिर से करती हूँ, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ओके ना, सो ये आ गया तुम्हारा। सो नाउ इफ़ यू वांट एवरीथिंग टू बी लाइक, नोटेशंस तो देने पड़ेंगे ना, दिस इज़ योर एक्स एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज़ योर एग्रीगेट डिमांड और एक्सपेंडिचर। जब सिर्फ कंजम्पशन था ये C प्लस आई था, और ये है C प्लस आई प्लस जी। ओके, एंड दिस इज़ नाउ योर न्यू इक्विलिब्रियम। पहले ये वाला था, मैं थर्ड वाला नहीं कर रही, उन्होंने नहीं लिया ये वाला पॉइंट ना, देखो मैं ब्लैक से कर रही हूँ, ये उन्होंने ये वाली चीज़ नहीं ली, मैंने तुमको दिखाने के लिए किया कैसे पहले सिर्फ कंजम्पशन था, फिर उसमें तुमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, फिर तुमने उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो कैसे तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है वो पैरेलली ऊपर जाती जा रही है, और उसकी वजह से the total aggregate demand is increasing. Okay, so here, all of them are very important for that matter, and this is your 45-degree line, and this is your C plus S plus T, and this line is basically your S plus T. तुम बोलोगे मैम जब
वाई इज इट अपवर्ड राइजिंग? बिकॉज सेविंग्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. ओके, नाउ हियर गाइज, अगर तुम्हें लेना है तो तुम ये ले सकते हो, इसको y0 बोलो, इसको y0 बोलो, इसको y1 बोलो, और इसको अपन y2 बुला सकते हैं. सेम इसको y0 बोलो, इसको y1 और इसको y2. सो यू कैन सी दैट टिल द टाइम, ध्यान दो, बहुत ईजी. अब मुझे लगता है तुमको समझ में आना चाहिए. सो द मोमेंट गवर्नमेंट एंटर्स इन टू द सिस्टम, व्हाट विल हैपन? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैं तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ. यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे तुमने इक्विलिब्रियम फाइंड कर लिया था अपना, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, तुम्हारा कर्व दोनों यहाँ पे आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना. यहाँ पे C+I और C+S वाली तुम्हारी जो पॉइंट है वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है. लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट एंटर करेगा, तुम्हारा इतना पार्ट एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ गया, और इसको मीट करने के लिए क्या होगा, y1 से y2 तुम्हारा आउटपुट बढ़ेगा. दैट मीन्स योर इक्विलिब्रियम इनकम विल शिफ्ट टुवर्ड्स अपवर्ड, बिकॉज इन ऑर्डर टू मीट द एक्स्ट्रा एग्रीगेट डिमांड, the aggregate supply or the output will also increase. People will start producing more in order to meet the extra demand, और वो तब तक प्रोड्यूस करते रहेंगे जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए. मैंने पिछली बार भी तुमको बोला था, किसी को ये पता नहीं चलेगा कहाँ पे स्टॉप करना है, वो करते जाएंगे. जितनी डिमांड आती चली जाएगी, वो कमाने के लालच में और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे और अपना आउटपुट बढ़ाते जाएंगे. लेकिन एक पॉइंट आएगा, मे बी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट में भी. कहाँ पे? देखो यहाँ पे दिखाती हूँ. अगर यहाँ पे तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देन हियर योर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, द इन्वेंट्रीज विल स्टार्ट पाइलिंग अप, इन्वेंट्रीज का पूरा स्टॉक जब तुम्हारा जमा हो जाएगा, एंड देन पीपल विल रियलाइज दैट ओके, इतने हमें प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था, एंड दे विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द फैक्टर इन्वॉल्वमेंट. मतलब अभी फैक्टर सर्विसेज लेना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना कम कर देंगे, और धीरे धीरे आउटपुट की प्रोडक्शन भी कम कर देंगे. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट द मार्केट विल अगेन रीच इट्स ओन इक्विलिब्रियम लेवल, दैट इज y2 पे आके ये रुक जाएगा. सो दिस इज लाइक अ प्रोसेस गाइज. समटाइम्स इट विल मूव आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, कभी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा, कभी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन. सो देर इज़ नथिंग मोर आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड हियर. एक बात तो खाली ध्यान रखना तुम, कि कीन्स की थ्योरी के अंदर में, एज पर द कीन्स थ्योरी, ओके, विद द चेंज इन स्पेंडिंग जब मैं बोलती हूँ तो क्या समझते हो, C+I+G. ओके, विद द चेंज इन एग्रीगेट स्पेंडिंग, that there will be a change in the output without change in the prices as per Keynes theory. Keynes की थ्योरी के अंदर में, अनलाइक क्लासिकल थ्योरी, वो लोग ये नहीं एक्सेप्ट करते. वो बोलते कि प्राइसेस चेंज नहीं होते, यानी कि प्राइसेस नीचे कोई अपने नहीं करता. ओके, बट ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी और सप्लाई अपने आप फिर कम हो जाएगा, और एंड इकोनॉमी विल रीच इट्स इक्विलिब्रियम. दो इट इज़ पॉसिबल दैट at that level the economy is not at full employment level. I think we are repeating again the same thing again and again, and this is completely sorted. कुछ equations हैं जैसे कि जो मुझे पढ़ाने पड़ेंगे नहीं, एज इन कि पढ़ना है तुम्हें, और मैंने तुम्हारी शीट में भी दे रखा है, लेकिन क्विकली मैं अगर तुमको करा दूँ ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. और वो इक्वेशंस क्या हैं वो बता देती हूँ तुमको. देखो यहाँ पे मैं दिखाई देती हूँ तुमको, एंड देन यू विल हैव टू राइट गाइज. वो देख के तुमको, I don't think you will be able to understand this thing. Like the government sector and the income determination, maybe. We have seen that government influences the level of income through taxes, transfer payments, government purchases and government borrowings. A comprehensive discussion on the effect of government fiscal policy is beyond the scope of this unit. Fiscal policy का एक अलग से chapter तुम्हारे पास added है, and therefore we shall look into a few variables. मतलब इनकम डिटर्मिनेशन विथ लमसम टैक्स. तो 4 इन्होंने ऐसे दिए हैं. नंबर 1 विथ लमसम टैक्स, मतलब क्या हुआ, द टैक्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनकम बेसिकली. नंबर 2 इफ टैक्स इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, मतलब एक पार्ट टैक्स का कांस्टेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है इनकम के ऊपर में. इनकम डिटर्मिनेशन विथ ट्रांसफर पेमेंट्स एंड सो ऑन. ऐसे करके 4 हैं. फटाफट मैं तुमको करा देती हूँ. लिखो मेरे साथ में, कुछ ये लिखना पड़ेगा वरना सम्स नहीं कर पाओगे तुम. Start. So point number 1, income determination with lump sum tax.
तो आई एम श्योर गाइज यू नो y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g, पता है ना ये. सो नाउ कैन आई नॉट राइट एंड c इज इक्वल टू a प्लस b. y होता है यहाँ पे वाई डी लिखना है. क्यों? टैक्स अगर आ गया तो y इज इनकम, वाई डी इज डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स पे करने के बाद वाला इनकम वाई डी. सो कैन आई नॉट राइट y विल बी इक्वल टू a प्लस b, ओके, y माइनस टैक्स, वेयर टैक्स इज लमसम, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम, इनकम का कोई प्रोपोर्शन नहीं है वो, ओके, प्लस i एंड प्लस g. करेक्ट है. सो हाउ कैन वी राइट हियर y इज इक्वल टू a प्लस, देखो कितना ईजी है, भूल जाओ एग्जाम में तो खुद से भी डिराइव कर सकते हो, by माइनस बी टी प्लस i प्लस g. करेक्ट है. नाउ कैन आई नॉट गेट y माइनस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस i एंड प्लस g. करेक्ट है. नाउ y1 minus b is equal to a plus, I know it is a bit irritating but then अगर लिखोगे तो बहुत बेटर कंट्रोल होगा. मैं लिख रही हूँ, तुम भी लिखो, क्योंकि मुझे भी आता है, तुमको लिखोगे तो आएगा, राइट. सो y विल बी इक्वल टू 1 बाय, ओके, 1 माइनस b एंड देन a माइनस बी टी प्लस i एंड प्लस g. आई होप इट इज लाइक फाइन विथ यू. ये एक है. सो गाइस इस तरह के बहुत सारे डेराइवेशंस उन्होंने दिए हुए हैं और ये तुमको सीखना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है अपने पास में कि नहीं सीखना है. ऐसे 4 हैं बेसिकली. वन इज विद द लमसम टैक्स वेर यू अज्यूम दैट योर टैक्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनकम, इट इज मेजरली अ लमसम अमाउंट. तो वाई डी का मतलब यहाँ पे होता है, वाई डी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम, यू नो वॉट, दे जब सम देते हैं ना वो लोग सॉल्व, फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ इनकम, तो वो लोग क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं. ये याद करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, अपन डायरेक्टली सिर्फ मैं तो यही वाला याद रखती हूँ या फिर ये वाला याद रखती हूँ, और कोई याद करने की जरूरत ही नहीं. यू कैन डिराइव फर्दर, नॉट रिक्वायर्ड. डिस्पोजेबल इनकम एंड विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस टैक्स. आई थिंक यू आर सॉर्टेड विद दिस. एक और ले रही हूँ, इनकम डिटर्मिनेशन, पॉइंट नंबर 2. income determination with lump sum tax and transfer payments. So how will it look like again? So can I write here y is equal to c plus I plus g and c will be equal to a plus b, yd आएगा, ओके, yd. और इस बार yd क्या होगा पता है तुमको, इस बार yd होगा y माइनस टैक्स एंड प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स. ये हो जाएगा तुम्हारा. तो y विल बी इक्वल टू a प्लस b, ओके, y माइनस टैक्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट, ओके, प्लस i. ये तो कोई चेंज होगा नहीं बिकॉज i इज ऑटोनोमस कांस्टेंट एंड g इज ऑल्सो ऑटोनोमस, प्लस g. नाउ इफ यू ब्रेक दिस, y विल बी a प्लस बी वाई माइनस बी टी माइनस बी टी आर प्लस i प्लस g. करेक्ट है. सो अगेन कैन आई नॉट राइट लाइक दिस गाइज, y विल बी इक्वल टू अगेन 1 बाय 1 माइनस बी, जैसे ऊपर था, देखो डायरेक्टली कर रही हूँ कुछ बिकॉज थोड़ा इजी हो जाए, ओके, एंड दिस विल बी a माइनस बी टी माइनस बी टी आर एंड प्लस i एंड प्लस g एंड वी आर सॉर्टेड अगेन वेयर b रिप्रेजेंट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तुमको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इस 1 बाई 1 माइनस बी को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोला जाता है. ओके, अगेन आई थिंक यू आर सॉर्टेड गाइस. कुछ क्या पढ़ाऊँ इसके अंदर में, तुमको डेटा देगा, तुमको वाई निकालने को बोलेंगे वो लोग. नंबर 3, इनकम डिटर्मिनेशन with
constant tax and proportional tax. So basically here tax T will represent T constant plus TY. समझा क्या? A part of tax is constant and a part is dependent on income. Okay, अब कैसे करेंगे? Same. This is like y is equal to c plus. So now c is equal to a plus b yd. This time yd will be equal to y माइनस देखो तो समझ रहा है क्या? ये समझ रहा है तुमको क्या किया मैंने? yd will be equal to y minus t and minus ty. Did you get it? Basically the disposable income is dependent on the constant tax and the proportional tax which will be applied on your income. Okay, that is the disposable income this time. So can I not write here y will be equal to a plus, पूरा ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, a plus b then y minus t minus ty. I hope you are fine. Okay, then plus, so basically this part is your disposable income. Okay, and plus I plus g shouldn't be a problem. Okay, again, so y will be equal to a plus by, okay, minus bt, okay, minus b ty, okay, and plus I and plus g. Correct? I think इस पर ना तीन है. I don't know whether you're getting the point or not. इस बार 3 है, यानी कि ये एक है और ये भी अपने को लेफ्ट हैंड साइड में लेना पड़ेगा. देखो तो क्या होता है. सो y माइनस बी वाई, ओके, एंड प्लस बी टी वाई, ओके, इक्वल टू a then minus b t, ओके, एंड प्लस I एंड प्लस g. करेक्ट? मैम क्या कर रही है? लिखना ज़रूरी है. मैं ये याद थोड़ी कर सकती. क्यों याद करेंगे? इतना ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा. सिर्फ 2-3 चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है. रखोगे तो क्या फ्री तुम घूम सकते हो, बिल्कुल फ्री. मगअप करना ही नहीं है तुमको कोई भी चीज़ को. क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? डिस्पोजेबल इनकम में एक सिचुएशन में हमने लमसम टैक्स ले लिया तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ इनकम क्या होगा, एंड सो ऑन. एक में ट्रांसफ़र पेमेंट ले लिया. ओके, एक में अगर अपन अज्यूम करते हैं कि टैक्स एक कांस्टेंट अमाउंट भी है, साथ में प्रोपोर्शनेट टू इनकम भी है. अब एक चौथा आएगा, उसमें क्या होगा, ये पूरा आएगा और साथ में ट्रांसफ़र पेमेंट भी आएगा. करना कुछ भी नहीं है तुमको. तो कैन आई टेक y एज कॉमन? सो y विल बी 1 माइनस b, ओके, एंड दिस विल बी आई थिंक प्लस bt, okay, and this will be a minus b t plus I and plus g. Correct? So guys, can I not write? Actually देखा जिसमें भी b कॉमन लिया जा सकता है. So y will be equal to 1 by 1 minus b and 1 minus t. चेक करो, आंसर आएगा बराबर तुम्हारा. a minus bt plus I and plus g and we are sorted. तुमको पता है ये तुमको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी याद करना. 1 by 1 minus b is called, क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं. तुमको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैक्स मल्टीप्लायर. अगर इफ़ दे आस्क यू इन टर्म्स ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो क्या करोगे फिर? पता रहना चाहिए. अगर तुम इसी तरह से याद करने की कोशिश करोगे तो कभी ज़िंदगी में याद होने नहीं वाला है. दिस इज टैक्स मल्टीप्लायर. Okay, and we are done here. Then the next one, the fourth and the last one, income determination with tax के अंदर क्या आएगा? कांस्टेंट एंड उन्होंने क्या वर्ड यूज किया मुझे नहीं पता, प्रोपोर्शनेट and transfer payments.
So how will you calculate y? मैं कहने का मतलब है, how will you calculate y if they give you a tax which is both constant and variable, and then they have transfer payment also. That's what we are doing. So again, y will be equal to c plus I plus g. Okay, now this time c will be equal to a plus b y d. Now y d will be equal to y minus tax minus ty, okay, and plus tr. Substitute that. So y will be equal to, I think we are in a more hurry and the pen is not able to catch up with our speed possibly. So y will be equal to a plus b, okay, then here it will be y minus correct, then plus I and plus g, then this will be equal to a plus okay, come back here. So y minus by, okay, minus bty, okay, and rest will be the same, guys. I don't think there is, only one thing is increasing here basically. So this is a, then minus bt, okay, plus bt, this is the increase actually, plus I and plus g, and then again I can directly take, guys, I think we are sorted here, and 1 by 1 minus b, okay, and 1 minus t, okay, and then brackets open, a minus bt and b tr stands for transfer payment, I plus g, and we are done. Go and check out on your module. This is what they have given. Do you find it really difficult? Let's do quickly some sums. We had done 9, 10, 11, 12. So the next sum that we are going to start with is question number 13, and I don't think it should be like fretting at all. Fretting का मतलब अरे बाप रे कैसे पढ़ेंगे? Not required, because they are really easy. We are going further. Question number 13, guys. So we have how many questions do we have? We have 13, 14, then 15 and 16. So these 4 questions back to back because they are 4 in number. Start. Question number 13. Suppose we have the following data about a simple economy. Okay, they've given C is equal to 10 plus 0.75 YD. Okay, then I is equal to 50 and G is equal to 20, and tax is also 20 basically. T भी वही है, where C is the consumption, I is the investment, YD is the disposable income and G is the government expenditure and T is tax. तुमको पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट का जो बजट है ना वो बैलेंस में है. जितना टैक्स वो लोग जितना टैक्स कलेक्ट करेंगे उतना ही एग्जैक्ट पैसे खर्च करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करेंगे. ये अजम्पशन है इसके अंदर में एक्चुअली. ओके, लिखा है व्हाट इज फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर. ओके, कैन यू सी दैट? सो ये जो टी दिया है 20, लमसम टैक्स दिया तो कुछ बोला नहीं है, और वाई निकालने को बोला है. तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि मैं पूरा डिराइवेशन वाला फॉर्मूला याद करूं, उसके लिए ज़रूरत नहीं है. अपन ऐसे नहीं कर सकते. वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी, लमसम टैक्स है ना, इसको ब्रैकेट में ले लो. ओके, एंड प्लस आई एंड प्लस जी. आई होप यू आर फाइन. Now, so can I write here y is equal to, have they given something? Ah yeah, 10 they have given, na. So 10 plus 0.75, okay, brackets open, y we do not know, that's what we have to calculate basically, minus 20, this one, okay, and plus I is 50 and G is again 20. Solve it. So y will be equal to 10 plus 0.75 y, okay, minus 0.75 into 15, what else?
is 15 plus 70 I can write. So this y minus 0.75y इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा देखो ना, इधर बचेगा 10 minus 15 and plus 70, that gives me 65. Okay, so don't you think this will be like y 1 minus 0.75? This is going to be the multiplier also. So can I not write 65? I want to write it properly actually. So to show you, y will be equal to 1 by 1 minus, this is multiplier, this is a multiplier actually, this one is a multiplier. Okay, and this is 65 basically. So 65 divided by 0.25, correct no, will be equal to 260. So y is equal to 260. The size of the multiplier क्या मुश्किल था बोलो इसमें, 1 by 1 minus b, 1 by 1 minus 0.75 is equal to 1 divided by 0.25 will give you 4. The size of the multiplier is 4 times and we are sorted on the question. मुश्किल लगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम फॉर्मूला जिस तरह से डिराइव करके गए अपन नहीं लिखोगे तो लगेगा हेडेक रहेगा, अरे नहीं आता नहीं आता, वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बिल मतलब नहीं चाहिए. ओके, गोइंग अहेड नाउ, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 अगर मैं लेती हूँ, so question number 14. Okay, now suppose a structural model of an economy C is given to you. C is 100 plus 0.75 YD. Okay, I is given to you as 200 and G is equal to T is equal to 100 and TR is 50. क्या बोला सब में, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम इनकम. ये भी बहुत आसान है गाइस, मतलब बेसिकली सेकंड वाला है, इक्विलिब्रियम इनकम विथ व्हाट, लमसम टैक्स एंड ट्रांसफ़र पेमेंट. बोलोगे तो मैं सीधा बिठा दूंगी. सो y विल बी इक्वल टू 100 प्लस 0.75. ओके, ब्रैकेट ओपन, y माइनस क्या आ जाएगा पता है, 100 आएगा टैक्स का और फिर आएगा तुम्हारा ट्रांसफ़र पेमेंट को तुम ऐड करोगे, दैट्स ऑल, एंड प्लस 200i एंड प्लस 100g. सॉल्व इट. सो y विल बी इक्वल टू 100, ओके, प्लस 0.75y. सो माइनस 100 and plus 50 will become what, minus 50. Okay, and this will become 300. Now y is equal to 100 plus 0.75y and minus 50 into 0.75 will give you 37.5 and plus 300. So what I understand is this, y will be, देखो मैं डायरेक्टली करने की कोशिश कर रही हूँ, गड़बड़ नहीं हो जाए, माइनस पॉइंट चलो जान दो, मुझे अपना नहीं डर लगता, मुझे बच्चों का ज़्यादा डर लगता है कि कहीं उन्होंने मेरे पीछे पीछे एक स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो y विल बी इक्वल टू, अब तो ले सकती हूँ 1 by 1 minus 0.75. ओके, एंड दिस विल बी 100 minus 37.5 and plus 300 will give you 362.5. करेक्ट ना, एंड y विल बी इक्वल टू डिवाइड बाई 0.25 अगर मैं करती हूँ तो आंसर आता है 1450, विच आई थिंक शुड बी करेक्ट ओनली. ये तो मांगा है समर, कुछ मांगा नहीं. दे आर आस्किंग इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ इनकम. डन गाइस, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. क्वेश्चन नंबर 14 इज डन. So we are now supposed to do question number 15 and 16 back to back. Question number 15. For a closed economy, the following data is given. Again, C is given to you as 75, then plus 0.5, YD है basically, YD है basically. तो Y minus T उन्होंने बोला disposable income basically. And oh,
T, here T will be like a constant amount plus the amount dependent on income, basically. Not a problem at all. Okay, now fine, not a problem. So T will be equal to 25 is a lump sum amount plus 0.10 y. Okay, ट्रांसफर पेमेंट दिया है क्या? नहीं दिया है. G दिया हुआ है. G is like 100 and I is equal to 80. Correct ना? So the equation that will be formed here would be, ध्यान देना, y, so y will be equal to 75 plus 0.5. Now careful, okay, brackets open. So y minus, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 माइनस टी करोगे ना तो वो जो t है ना, तो t तुम्हारा कैसे 25 प्लस 0.10 y है, बट ब्रैकेट को ओपन करोगे तो वो हो जाएगा y माइनस 25 माइनस 0.10 y. समझ आई? ट्रांसफर पेमेंट तो है नहीं इसके अंदर में. प्लस 100 एंड प्लस 80. ओके, so y will be equal to 75 plus 0.5. okay, y minus 0.10 y करोगे तो 0.9 y हो जाएगा, वो 0.90 y minus 25, करेक्ट नो, एंड प्लस 180 है ना. now y is equal to 75 plus 0.45, 0.5 into 0.9 will give you 0.45 y, okay, minus 12.5 एंड प्लस 180, और कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे. अब यहाँ पे इसको विल गेट इट हियर, 1 y माइनस 0.45 y, ओके, इक्वल टू 75 माइनस 12.5 प्लस 180 विल गिव यू 242.5. कैन आई नॉट राइट y 1 माइनस 0.45, ओके, इक्वल टू 242.5. अब हम लोग डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते चाहो तो. ओके, कैसे देखो, सो y विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.45 विल 0.55, सो 242.5 डिवाइड बाई 0.55 करेंगे तो आंसर आता है, कितना आंसर आता है, बराबर आया अपना 440.91. क्या निकालने को बोला था? व्हाट इज द वैल्यू द मल्टीप्लायर? ओके, so I think guys in this case the value of the multiplier will be 1 by 1 minus b into 1 minus t, correct ना? याद करो. so this is a and b would be value of multiplier सो 1 बाय b कितना था अपना, b आई थिंक 0.5 था, नहीं, हाँ बराबर 0.5 है ना b, तुम देखो यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना अपन सीधा 1 माइनस 0.45. ये जो आया है तुम्हारा, तुमको समझ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो आया है ना 1 माइनस 0.45, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, 1 माइनस b और 1 माइनस टी के बाद 1.45 आया है. ओके, तो ये हो जाएगा 1 बाई 0.55. देखो तो कितना आंसर है, जाकर के देखो, चेक करो प्लीज़. मेरे हिसाब से 1.8. दैट्स करेक्ट गाइज. एक्चुअली तुम सुनो यहाँ पे क्या हुआ, अगर तुमको समझ नहीं आया कि क्या हुआ. सो बेसिकली मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मैंने y में से 0.10 ना मैंने माइनस कर दिया. ओके, यहाँ पे ही रिड्यूस कर दिया मैंने. अगर मैं रिड्यूस नहीं करती तो इक्वेशन कैसे खुलता, ये 0.5y माइनस 25 इंटू 0.5 एंड माइनस 0.10y इंटू 0.5, तो y के 3 टर्म हो जाते. अगर तुम याद करो, तुम जाके देखो पर अपने चेक करो डेरिवेशन में. और अगर 2 टर्म होते तो क्या होता, इस साइड में 3 टर्म हो जाते तुम्हारे. लेकिन क्योंकि मैंने उधर ही रिड्यूस कर दिया ना तुम्हारा, तो तुम इधर जब आए ना, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैड ओनली 1 टर्म, यू डिड नॉट हैव 2 टर्म्स. So basically 1 minus 1 by 1 minus 0.45, so that 0.45, 1 minus 0.45
रिफ्लेक्ट्स बोथ 1 माइनस बी एंड 1 माइनस टी बोथ. चाहो तो सेपरेटली करके चेक कर लो, सेम आंसर आना और कुछ आएगा नहीं. तो वी आर डन ऑन दिस सम गाइज. अगेन लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर रही हूँ बिफोर आई स्टार्ट 4 सेक्टर मॉडल. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16. I think this really not like very difficult. Suppose C is equal to, okay, not a problem. C is equal to 100 plus 0.80, okay, and y minus t. I think t is here again an equation only. Fine, no problem. Plus tr, okay, and then t is again they have given as 25 plus. You can try on your own also guys. Try करो खुद से. तुमको एक लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में यहाँ पे आगे जाके मिलेंगे और क्वेश्चन ऐसे नहीं है. देन ट्रांसफर पेमेंट इज 50, देन जी इज 100. ओके, आई दिया हुआ है ना, आई डिड नॉट राइट. आई इज 200. अब कुछ नहीं करना, सेट करो. क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम. सो वाई कैन आई नॉट राइट? वाई विल बी इक्वल टू 100 प्लस 0.8 ब्रैकेट्स ओपन, y माइनस कितना था ये 25, ओके, माइनस 0.10 y प्लस 50. आई होप इट इज़ करेक्ट राइट. एंड प्लस 100 एंड प्लस 200. ख़त्म. सॉल्व करो इसको फटाफट. सो y विल बी इक्वल टू 100 प्लस 0.80. तो पहले अंदर का, यही मैं तुमको बोल रही थी कि अगर मैं सेपरेटली ब्रैकेट्स को ओपन करूँ तो 3 टर्म आ जाएंगे. तुमको अलग से फिर देखेगा इस साइड आकर के 1 माइनस बी एंड 1 माइनस टी. यहाँ पे ही सॉल्व कर दो तो बात खत्म हो जाती है ना फिर. ओके, सो y माइनस 0.10 y कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.90 y. ओके, एंड माइनस 25 और प्लस 50 कितना हो जाएगा? प्लस 25 हो जाएगा. एंड प्लस 300. So y will be equal to 100 plus 0.8 into 0.9, that will give me 0.72 y plus 0.8 into 25 is 20 and plus 300. So 1 minus 0.72. So this is like 100 plus 20 plus 300 will give you 420. So as per my understanding y should be equal to 1 minus 0.72 होगा 0.28. Okay, so 420 divided by 0.28 will give you 1500 and we are sorted guys. I don't think चेक करो जाके उन्होंने किस तरह से किया मुझे नहीं पता. मुझे जो समझता है मैंने उस हिसाब से फ्लो मैनेज किया है. ओके, नाउ अगर इसमें इन्होंने मल्टीप्लायर पूछा होता तो ये जो तुम्हारा पार्ट है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला गंदा कर दिया क्या मैंने? नहीं, ये जो पार्ट है ना तुम्हारा, ये सिर्फ 1 माइनस बी नहीं है, ये 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी है. आई होप अंडरस्टैंड. मैंने ऑलरेडी बताया तुमको वो चीज़ राइट. सो दिस इज़ योर मल्टीप्लायर. तो एक बात याद कर सकते हैं क्या? एक बात याद कर सकते हैं क्या? जब तुम्हारा टैक्स लमसम होगा, जब तुम्हारा टैक्स लमसम होगा तो मल्टीप्लायर होगा 1 बाई 1 माइनस बी. ओके, और अगर तुम्हारा टैक्स वेरिएबल कांस्टेंट प्लस वेरिएबल होगा तो तुम्हारा मल्टीप्लायर होगा 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी. ये चीज़ याद कर लो तुम कम से कम. सो वी आर डन विद दिस गाइज एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू रियली स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी. सो दिस टाइम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ आ जाएगा. उसके बाद मुझे नहीं लगता चैप्टर में कुछ बचा हुआ है एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइक मैनेजेबल. थोड़ा ऐसा नहीं है. हाफ एन आवर विल टेक फॉर द कॉन्सेप्ट डिस्कशन एंड रिमेनिंग हाफ एन आवर में भी वी वुड नीड फॉर व्हाट डू से क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा के चैप्टर खत्म. देन विल स्टार्ट विथ यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 2.